Hello dear students, my name is Piyush Magar and welcome back to the channel Physics Numerical Academy। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा टेस्ट पेपर कंडक्ट किया था। पिछले वाले वीडियो में मैंने लिंक करके दिया था, शायद कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है, किसी ने नहीं किया होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो पीडीएफ जो पेपर का है वो मैं दे दूंगा, आप जाके उसको सॉल्व कीजिए। वैसे भी जब ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो आपके पास वो क्वेश्चन पेपर होना भी ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में अभी जो पार्ट 1 है इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को करेंगे एक्सप्लेनेशन। रिमेनिंग क्वेश्चंस बनेगा पार्ट 2 में, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो वो लेंथ बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं फिर उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक आप मिस करें हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द बोर्ड एंड स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन फॉर द पेपर ऑन द फिजिक्स। टॉपिक हमारा था कि मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, सर्कुलर मोशन एटसेट्रा। सो लेट्स गो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यह दिखता है कि न्यूटन्स के 3 लॉज है हमारे पास। उसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों में से लॉज, मतलब के द क्वेश्चन इज विच लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम द अदर 2 लॉज। कुछ इस तरह से वहां पर क्वेश्चन दिया है और हमारे पास ऑप्शंस भी है। तो इसका सिंपल सा है कि यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे और सही जवाब उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि थर्ड एंड द फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। मतलब सेकंड लॉ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, बट किस तरह से करेक्ट है वो एक बार फटाफट हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब सेकंड लॉ क्या है, तो वो पहले तो हमें पता होना जरूरी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force. Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। मतलब कि अगर ये पेन है, इसको हम लोग अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका मोमेंटम जो बदलेगा वो किस हिसाब से बदलेगा, जितना आप उसको फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, ये तो हो गया छोटा सा एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, आप जब गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का स्पीड किस तरह से इंक्रीज होगा, जिस तरह से आप उसको एक्सेलरेट करेंगे, जैसे जैसे एक्सेलरेट करेंगे वैसे वैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। और सेकेंड लॉ ये भी कहता है, ये तो है नो डाउट, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, बट जो मोमेंटम है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि इस पेन के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में, तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम जो बदल रहा है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा उसका चेंज हो जाएगा, मतलब कि वेलोसिटी उतने फास्ट तरीके से बदल जाएगी, उस फास्ट रेट से बदल जाएगी वेलोसिटी। जितना आप स्लो फोर्स अप्लाई करोगे उतना स्लोली उसका मोमेंटम चेंज होगा। और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो ये तो हो गया सेकेंड लॉ, बट इसको हम लोग फर्स्ट लॉ से कैसे रिलेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट कंडीशन में है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट कंडीशन में है, और पहला लॉ हमारे पास क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो सेकेंड लॉ को हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड लॉ क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम जनरेट होगा। तो सपोज हम लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये जो रेस्ट कंडीशन में है बॉडी, ये इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। इस पे फोर्स इस साइड से है तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब कि बॉडी रेस्ट कंडीशन से मोशन में आ जाएगी। और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम भी जनरेट हो रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी फोर्स अप्लाई किया था उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम जनरेट हो रहा है और उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव भी कर रही है। और यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि रेस्ट कंडीशन से मोशन में लाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर अप्लाई किया है। और यहाँ पे हमें दिखता है कि फोर्स अप्लाई किया है तो उसका मोमेंटम बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला सेकेंड लॉ है। तो सेकेंड लॉ अगर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि इसका मोमेंटम बदल गया। जो मोमेंटम पहले 0 था अभी वो कुछ ना कुछ यहाँ पर उसका वैल्यू आ जाएगा और उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहे हैं, मतलब बॉडी अभी आ गई है मोशन में, रेस्ट से बॉडी आ गई है मोशन में।
ये हो गया एक सीन। सेकंड अभी हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लॉ में ये भी तो बोला गया है कि जब तक के एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस में है तभी बॉडी रेस्ट का मोशन या फिर मोशन का रेस्ट आएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि यही सेम ब्लॉक है और इसको दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब दोनों भी साइड से इसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर दिया। अभी देखो इस डायरेक्शन में F1 जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और F2 उस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। ड्यू टू दैट वेक्टर क्वांटिटी दोनों भी फोर्सेस नलीफाई हो जाएगी, मतलब यहाँ पे मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया फिर जीरो। क्यों? क्योंकि ये मूव ही नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं करेगा? बिकॉज दोनों भी फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। और यही कहता है थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस भी होते हैं, वो थर्ड लॉ हम लोग देखेंगे। पहले यही देख लेते कि फर्स्ट लॉ किस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ। यहाँ पर क्या किया, पहले केस में फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया मतलब कि उसका मोमेंटम जनरेट हो जाएगा और मोमेंटम का डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। एंड ड्यू टू दिस बॉडी विल बी इन द मोशन इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में था जो कि बॉडी पहले रेस्ट कंडीशन में था। मतलब कि पहला लॉ यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन या फिर दिस इनइक्वालिटी। उसके बाद में फोर्स एक ही था, अनबैलेंस कंडीशन था इसीलिए मूव कर गया। अब यहाँ पे बैलेंस कंडीशन को भी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि अगर दोनों भी फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है मतलब ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका मोमेंटम ही नहीं बदलेगा। अभी मोमेंटम नहीं बदलेगा मतलब कि मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा जीरो, मतलब कि नेट फोर्स हो जाएगा जीरो और बॉडी रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा। और ऐसा ही हम हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, दैट इज कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से रेस्ट में तभी आएगा जब उस पर एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा। ये हम लोगों ने कैसे देखा है, विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ हम लोग फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं या फिर फर्स्ट लॉ को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी देता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको ये वाले एग्जांपल से हम लोग नहीं समझेंगे। एक छोटा सा हमारे पास मार्बल है, एक थोड़ा बड़ा मार्बल है, एक छोटा है। अगर हम लोग इसको इसके ऊपर अगर हिट करेंगे, मतलब सपोज वी हैव मार्बल 1 M1 और ये मार्बल 2 है। अगर मार्बल 1 को मार्बल 2 पे हिट करेंगे तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उसको हिट करेंगे, मतलब कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर देंगे, मतलब इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर ये M2 मार्बल जो है मोमेंटम में आ जाएगी, किस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में, बिकॉज हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स अप्लाई करोगे सेकेंड मार्बल उसी मोमेंटम के साथ आगे निकल जाएगा, डायरेक्शन भी वही रहेगा। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मार्बल 1 मार्बल 2 पे स्ट्राइक करेगा, एट द सेम टाइम मार्बल 2 भी इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। मार्बल 2 तो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, एट द सेम टाइम M1 का फोर्स जो भी होगा या फिर M1 का जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर M2 ने भी इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया था, जो कि होगा अगर ये एक्शन है तो ये वाला रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो जाएगा। सपोज ये M2 मार्बल है अभी हमारे पास और ये बड़ा वाला M1 मार्बल है। अभी हम लोग क्या करते हैं, M2 को यहाँ पर हम लोग फोर्सफुली इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे M2 के जरिए। M2 को हम लोग M1 पे स्ट्राइक करेंगे तो उस केस में M1 तो मूव कर जाएगा उस डायरेक्शन में, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि M1 तो मूव करेगा। एट द सेम टाइम ड्यू टू दैट एक्शन रिएक्शन, M2 जब यहाँ पर एक्शन देगा तो M1 रिएक्शन दे देगा और ये M2 जो होगा वो वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों? यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया कि बिकॉज द मास ऑफ M1, पहली बात तो फोर्स हमारे पास क्या होता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अब M1 का मास ज्यादा है तो उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। तो M1 का इस केस में अगर एक्शन फोर्स ज्यादा है तो इस वाले केस में रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो एक्शन हो या फिर रिएक्शन फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। इस केस में M1 का जो डायरेक्शन है, मतलब मोशन ऑफ दिस M1 इज इन दिस डायरेक्शन। एट द सेम टाइम M1 का मास ज़्यादा है तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, इसलिए दोनों भी मार्बल उसी डायरेक्शन में चले जाएगी और एक्शन रिएक्शन तो दिखेगा
कैसे, तो एक्शन फोर्स होगा m2 के ऊपर, तो m2 उस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और m1 का जो भी वेलोसिटी है वो डाउन हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा। इस केस में m2 स्मॉलर मास है, m2 मार्बल इस पे स्ट्राइक करेंगे तो एक्शन फोर्स होगा, तो m1 मार्बल इस पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर देगा और वो रिएक्शन फोर्स मास ज़्यादा होने की वजह से एक्शन फोर्स से हायर होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए मार्बल m2 इस डायरेक्शन में वापस चली जाएगी और m1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये तो हम लोगों ने कहाँ से डिराइव किया, विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और उस मोमेंटम का डायरेक्शन भी वो होता है जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, और थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मे बी एक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है उन मासेस के ऊपर, बिकॉज force is equals to mass into acceleration. So that is what the first question. So now we will go for the next question, question number 2. तो second question में हमें ये पूछा गया है कि what is right about the translatory motion. अब सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ट्रांसलेशन मोशन होता क्या है। सपोज ये बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, मतलब कि लीनियर मोशन में है। इन दैट केस एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज फिक्स्ड हियर, और वो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है। आप ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी सेम है। अब वेलोसिटी मतलब उसके दोनों चीज़ें सेम है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कोई भी बॉडी जब ट्रांसलेशन मोशन में है, इन दैट मीन्स every particle of that body will have the same magnitude and the same direction of the velocity। या फिर उसको सिंपल भाषा में हम लोग कहे तो कोई भी बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर वो सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रही होगी तो वो ट्रांसलेशन मोशन में होगी। अब ये किस तरह से है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी हमारे पास है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में है, मतलब कि लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स है बॉडी के सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सभी का वेलोसिटी सेम है, बिकॉज डायरेक्शन भी सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है वेलोसिटी का। तो ये तो हो गया एक ट्रांसलेशन मोशन। अब सर्कुलर किस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। सपोज ये एक बॉडी यहाँ पर है हमारे पास, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन है, मतलब कि ये मूव कर रही है अबाउट सम सेंटर। दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट दिस सेंटर। मतलब पहली बात तो इसका ये डिस्टेंस हो गया फिक्स अबाउट सम, ये सरकमफेरेंस के ऊपर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब इस बॉल को या फिर ये बॉडी जो है उसको हम लोग एक बॉल कंसिडर करेंगे। इस बॉल को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से। इसमें इस बॉल में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ऑल द पार्टिकल्स आर अगेन इन ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। अब कैसे, यहाँ पे तो बात समझ में आ गई कि ये सभी के सभी पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जैसे सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी सेम है, कांस्टेंट है, तो वो ट्रांसलेशन मोशन में आ गए। बट यहाँ पर कैसे, यहाँ पर तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है गेम। देखो ये बॉल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो अभी हमें कॉन्सेंट्रेट करना है बॉल के अंदर के सभी पार्टिकल्स। इन सभी पार्टिकल्स का एट एनी पॉइंट सपोज यहाँ पर अगर है तो सभी के डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में सभी पार्टिकल्स है। ओके, एवरी पार्टिकल इन दैट बॉडी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओनली। एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट बनेगा। वेलोसिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड सभी पार्टिकल्स का, और सभी पार्टिकल के मूव होने की डायरेक्शन सेम है यहाँ पर। इसीलिए ये जो सर्कुलर मोशन है ये भी ट्रांसलेशन मोशन में कंसिडर होगा। बट प्योरली ट्रांसलेशन मोशन इज दिस। तो सर्कुलर मोशन हो मतलब के तो पाथ ऑफ दैट मोशन कैन बी सर्कुलर, द पाथ ऑफ द मोशन कैन बी लीनियर या फिर कर्व पाथ भी हो सकता है। इन दैट केस दैट बॉडी इज इन ट्रांसलेशन मोशन। तो सिंपल सा फंडा है ट्रांसलेशन मोशन का। ट्रांसलेशन मोशन मतलब के उस बॉडी के सभी पार्टिकल्स का
मूव होने का डायरेक्शन या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, सभी पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, इन दैट केस ओनली वो बनेगा ट्रांसलेशन मोशन। फिर से ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में ये सभी के सभी पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ऑल द पार्टिकल्स हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये बनेगा ट्रांसलेशन मोशन। ये सर्कुलर मोशन जहाँ पे ये बॉडी जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हुआ, ये जितने भी पार्टिकल्स है उस बॉडी के वो सभी के सभी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी है, और जो डायरेक्शन है एट दिस मोमेंट, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन जा रहा है वेलोसिटी का, वो सभी के सभी पार्टिकल्स का सेम ही होगा, इसलिए वो बनेगा ट्रांसलेशन मोशन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यही है और इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि बॉडी रेस्ट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रांसलेशन मोशन में। अगर वो बॉल कह रहा है कि द बॉल इज इन द ट्रांसलेशन मोशन, मतलब कि वो रेस्ट तो है ही नहीं। सेकंड ऑप्शन दिया है हमें कि पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन, राइट, और द सर्कुलर पाथ, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या फिर सर्कुलर भी हो सकता है, बट वहां पर सिर्फ बोला है कि कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। पर ट्रांसलेटरी मोशन में हमें ध्यान में रखना है कि ट्रांसलेटरी मोशन है तो यूनिफॉर्म स्पीड तो रहेगा, एट द सेम टाइम डायरेक्शन ऑफ एवरी पार्टिकल विल बी कांस्टेंट, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है कि सी, जहां पर ये बोला गया है, क्लियरली बोला गया है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दैट बॉडी आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी आर कांस्टेंट। दैट इज व्हाट द सिंपल करेक्ट ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। ये ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग आने वाले वीडियोस में भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, दैट रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर, रोटेशनल, छोटी छोटी चीजें होती है, हम लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है कि बस इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मोशन, मतलब बस मोशन में है, अचानक से ब्रेक्स अप्लाई कर दिया, शायद कोई भैंस बीच में आ गई होंगी इसलिए ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। तो चलो ब्रेक्स अप्लाई किए तो होता क्या है, ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस की है, मैंने भी एक्सपीरियंस की है। हमें पता है जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो हमारा अपर पोर्शन ऑफ बॉडी कम्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वाइल द लोअर पोर्शन रिमेन्स ऑन द स्टेबल पोजिशन। मतलब हम लोग सीट पे बैठे होते हैं तो सीट पे बैठे बैठे अगर गाड़ी अचानक से रुकती है तो हमारा ऊपर का पोर्शन ही आगे चले जाता है, हम लोग जो लोअर पोर्शन बॉडी का वो वहीं पे स्टेबल रहता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हमें दिया है कि इफ दैट बस इज मूविंग एंड स्टॉप सडनली, उस केस में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी comes in the forward direction and the lower portion remains in the stable state। but क्यों ऐसा क्यों होता है, तो उसका हम लोग रीजन देखते हैं। सपोज दिस इज द बस और इसमें जो चेयर्स है वो यहाँ पर रखी हुई है, ओके। अब यहाँ पर होता क्या है, सपोज हम लोग इस चेयर को यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बड़े डायग्राम में देखेंगे। सपोज यहाँ पर आप बैठे हैं, ओके, एंड आपकी जो फीट है वो फ्लोर के ऊपर इस सरफेस के ऊपर है और आप इस सीट के ऊपर बैठे तो आप इस सीट के कांटेक्ट में हो, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है कि सपोज बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बस इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रही है, इन दैट केस आपका जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, मतलब आप सीट के ऊपर बैठे हो तो आप सीट के टच में है। सीट कहाँ पे है, सीट इज माउंटेड ऑन दैट बस, बस के कांटेक्ट में सीट है, सीट के कांटेक्ट में आप हो। एट द सेम टाइम आपकी जो फीट है, आपके जो पैर है वो उस सरफेस के ऊपर ही आपने रखे हुए, तो वो सरफेस के ऊपर आपके पैर भी कांटेक्ट में है, मतलब आपका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इन कांटेक्ट विद दैट बस सरफेस और जो अपर पोर्शन है वो उस कांटेक्ट में नहीं है। तो इससे होता क्या है, जब बॉडी या फिर वो बस मोशन में थी तो आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम मोशन में था, ठीक है, मोशन में है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगी या फिर मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो यहाँ पर सिंपल जो बस है वो मोशन में है, आप भी मोशन में हो, आपका पूरा का पूरा बॉडी इस सिस्टम का हिस्सा है तो आप भी मोशन में है, ठीक है। अब अचानक से ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, मतलब कि जो सिस्टम का वेलोसिटी बन गया वो कितना बन गया, 0। कितना बन गया वेलोसिटी, 0, मतलब कि जो लोअर पोर्शन है बॉडी का जो सीट के कांटेक्ट में है, इस फ्लोर के कांटेक्ट में है, उसका वेलोसिटी बन गया 0। बट जो अपर पोर्शन है वो मोशन में ही रह जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है।
तो वो कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या होता है फिर इससे, जो आप कुछ इस तरह से अगर बैठे हैं बस में, कुछ इस तरह से बैठे हैं, तो आपका जो अपर पोर्शन है वो इस तरह से मोशन में आ जाता है, आप कहीं ना कहीं आगे चले जाते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका लोअर पोर्शन जो बॉडी का है जो कांटेक्ट में है इस फ्लोर के, सीट के, इसलिए उसका वेलोसिटी बन गया था 0 विद द वेलोसिटी ऑफ द बस। जो मोशन में थी रुक गई तो वेलोसिटी बन गया 0। बस का वेलोसिटी 0 बन गया, तो इस फ्लोर का वेलोसिटी भी 0 है, जाहिर सी बात है। सीट के कांटेक्ट में आपका लोअर बॉडी पोर्शन है वो उसका भी वेलोसिटी बन गया 0, बट जो अपर पोर्शन है वो उसका वेलोसिटी 0 नहीं होगा, वो मोशन में ही रहेगी जब तक फिर उसका एक्सटर्नल जो फोर्स लग गया इसकी वजह से वो यहाँ तक मोशन में आ जाएगी, फिर रुक जाएगी, मतलब कि मोशन का रेस्ट में आएगी। बट मोशन टू रेस्ट आने के लिए उसको इतना मूव करना पड़ा है। ओके, सो दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट कि जब बॉडी मोशन में है ये बस के अंदर और रेस्ट में आ गई बस, मतलब कि वेलोसिटी 0 हो गया, तो जो पोर्शन बस के कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी तो 0 बन जाता है, बट जो अपर पोर्शन है उसका वेलोसिटी डायरेक्ट 0 नहीं होगा, वो अपोज करेगा ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपका जो अपर पोर्शन है वो आगे मूव करेगा, मतलब कि वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसका नेट फोर्स 0 ना हो जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तो कंडीशन हो गई जहां पर जहां पे मोशन से रेस्ट में आ गए इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए। इसका उल्टा होता है जब बस स्टैंडिंग पोजीशन है और उससे वो मोशन में जब आएगी तो आप पीछे के डायरेक्शन में चले जाते हो। अब इसके पीछे भी यही साइंस है। अब इस केस में जहां पर मोशन से रेस्ट में आ गया तो इनर्शिया ऑफ मोशन एक्ट कर रहा था। इसके उल्टा जब बस स्टैंडिंग है तो मोशन में जब आएगी उस केस में इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक्ट करेगा, मतलब कि आप पीछे चले जाओगे। ये वाले केस में आप आगे चले गए थे बिकॉज लोअर पोर्शन बस के कांटेक्ट में आ गया, अपर पोर्शन आया ही नहीं, वो मोशन में ही रह गया, वो आगे चला गया। बट जब बस स्टैंडिंग पोजीशन में है फिर से आपका लोअर बॉडी पोर्शन, आपके पैर बस के कांटेक्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि वो रेस्ट में है तो 0 है। अचानक से बस स्टार्ट हो गई तो ये वाला पोर्शन आ गया आपका मोशन में, ये आगे चले जाएगा, बट आपका जो अपर बॉडी पोर्शन है जो कांटेक्ट में नहीं है बस के वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसीलिए वो पीछे रह जाता है। मतलब कुछ ये जो इस तरह से है वो इस तरह से हो जाएगा। इसीलिए आप जब जो बस स्टैंडिंग से मोशन में अचानक आ जाती है, सडनली एक्सेलरेट होती है, इसलिए आप पीछे चले जाते हो जस्ट बिकॉज के लोअर पोर्शन बस के कांटेक्ट में है, वो मोशन में आ गया, बट अपर पोर्शन कांटेक्ट में नहीं है तो वो मोशन में नहीं आएगा, वो रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा, मतलब के इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफी आसान है, वहां पर सिंपल हमें पूछा गया है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इज। अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ हमने पहले ही लॉ में देखा था, वहां पर पहले क्वेश्चन में ही देख लिया था हम लोगों ने, पहले लॉ में नहीं, पहले क्वेश्चन में देखा था वहां पर कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो इक्वेशन बनता है वो बनता है F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। सिंपल है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 के न्यूटन्स सेकंड लॉ का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, तो F इक्वल्स टू dp अपॉन dt, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से हमें ये सेकंड लॉ पता होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये वाला जो सेकंड लॉ है उसका इक्वेशन बनेगा F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। dp अपॉन dt मतलब के डेरिवेटिव ऑफ दैट मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज व्हाट द F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी इस तरह से ही बहुत ही सिंपल है। वहां पर हमें पूछा गया है कि इफ n कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार, तो n कैप का फॉर्मूला क्या बनेगा, n कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो वो बनेगा n कैप इक्वल्स टू a बार अपॉन मॉड ऑफ a बार। तो ये जहां पर ऑप्शन हमें दिखाई देगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा था, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वाला इक्वेशन दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा, तो n कैप मतलब के यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ a बार, तो n कैप का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो सिंपल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, n कैप इक्वल्स टू a बार अपॉन मॉड ऑफ a बार। ये होगा वेक्टर का कंसेप्ट, ये था लॉज ऑफ मोशन के लिए। तो इस तरह से बन गए हमारे 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफी आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द
नल वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर हो उसके कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एडिशन ऑफ गिवन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर। कभी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो भी हमें वेक्टर ही मिलेगा, मतलब कि हमें कहीं ना कहीं वेक्टर के बेसिक से प्रॉपर्टीज पता होने ज़रूरी है। ओके, सो अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन हमें दिया है कि ए बार प्लस 0 बार इज इक्वल्स टू ए बार, इट इज़ करेक्ट। कोई भी वेक्टर के साथ नल वेक्टर को ऐड करो तो वही वेक्टर हमें मिलता है, ये हमें पता है अच्छे से। सो ए बार प्लस 0 बार इज इक्वल्स टू ए बार। 0 बार कौन सा वेक्टर है? तो नल वेक्टर, या फिर इसको हम लोग 0 वेक्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिखता है अल्फा इंटू 0 बार इक्वल्स टू 0 बार। अल्फा कोई भी स्केलर होगा, किसी भी स्केलर को 0 बार से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वो 0 वेक्टर ही बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिखता है 0 इंटू ए बार इज इक्वल्स टू ए बार। अब यहाँ पे 0 कोई स्केलर है, मतलब कि 0 इज द वैल्यू, और ए बार एक वेक्टर है, तो इसका आंसर भी एक वेक्टर आया है। बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि किसी भी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 वेक्टर ही बनेगा। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है, और ए बार माइनस ए बार 0 बार ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हमारे केस में, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नल वेक्टर। तो सिंपल है, 0 ए बार इज इक्वल्स टू ए बार, ये करेक्ट है। करेक्ट नहीं है, इसको यहाँ पर चाहिए था 0 बार, मतलब के नल वेक्टर चाहिए था। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6। आपको वेक्टर्स के छोटी मोटी जो बेसिक से प्रॉपर्टीज होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिगार्डिंग, ये आपको पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें बेहतर से बेहतर पता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, और वेक्टर क्वांटिटी भी हमें पता है कि क्या होता है। जिसमें सिंपल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गया तो वो बन जाएगा वेक्टर। तो पहला ही ऑप्शन हमें दिया है कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो तो हमें पता है डेफिनेटली इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद में हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, भी हमें दिया है ऑप्शन में। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कोई तो भी वैल्यू है, तो ये स्केलर है, ये भी स्केलर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? स्केलर ही है। टेम्परेचर भी क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ही है। उसके बाद में हमें दिया है चार्ज और दिया है इम्पल्स। तो टेम्परेचर स्केलर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू है तो वो भी स्केलर। चार्ज इट इज ऑल्सो ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग मास भी बोलते हैं, कुछ केसेस में चार्ज बोला जाता है, और वो क्या है हम लोग बाद में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। रहा इम्पल्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? इम्पल्स। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि वो स्केलर नहीं है, वो है वेक्टर। अब इम्पल्स मतलब के हम लोग सीधा ध्यान में रखें, इम्पल्स मतलब के चेंज इन द मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट द इम्पल्स। और मोमेंटम हमें अच्छे से पता है कि मोमेंटम इज सिंपल मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि वहां पर क्या बनेगा? फिर इम्पल्स रहेगा। अब मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम क्यों वेक्टर है? पहली बात तो इम्पल्स, इट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी हुआ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसीलिए इम्पल्स भी होता है वेक्टर क्वांटिटी। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर, मतलब कि कौन सा वेक्टर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन था टेम्परेचर स्केलर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी एक वैल्यू है, स्केलर है। उसके बाद में चार्ज ये भी स्केलर। तो इम्पल्स इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर, बिकॉज इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो इनडायरेक्टली इम्पल्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक न्यूमेरिकल दिया है, छोटा सा आसान न्यूमेरिकल है, जहाँ पर हमें एक साइक्लिस्ट दिया है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक से मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है? तो 40 मीटर, और ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी मतलब हाफ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक कवर करके आया है अराउंड 40 सेकेंड्स में। तो इसका वेलोसिटी कितना है ये हमें पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी कितना है ये पूछा गया है। सो ए टू बी मूव किया है, इसका रेडियस 40 मीटर है, टाइम कितना लगा है उसको 40 सेकेंड्स। तो हमारे पास वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर बनता है,
सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी है, फिर भी हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी का यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, ये अभी आपको समझना चाहिए कि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोग ये वाला फॉर्मूला एवरेज के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से लेके बी। अब डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये ए से स्टार्ट करके बी पे आया है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ए टू बी, ये डिस्टेंस तो सर्कमफेरेंस के जरिए होता है, और बचा डिस्प्लेसमेंट, तो ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ए टू बी बनता है डायमीटर, मतलब के ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ अपॉन टाइम। कितना लगा है 40, रेडियस तो वैल्यू दिया है, कितना है 40, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 40, 40 कैंसल, तो वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर बनेगा सिंपल, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। दैट इज व्हाट द करेक्ट ऑप्शन इज, वेलोसिटी इज द 2 मीटर पर सेकंड। सर्कुलर मोशन दिया है, साइक्लिस्ट है, कोई तो भी अराउंड द सर्कल कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो 40 मीटर उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है। अब वो डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हम लोग देखते हैं, टाइम कितना लगा है 40 सेकेंड टू गो हाफ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ए से लेके बी, तो वही एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। उसके लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डायरेक्ट डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो वो बनता है ए टू बी, मतलब के डायमीटर, एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, क्योंकि रेडियस दिया है। सो 2 इंटू 40 अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा है तो 40 सेकेंड, 40 कर देंगे कैंसिल, तो बचता है 2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इतना आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करोगे। राइट नाउ आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, छोटी चीज़ें ही बाद में जो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पर हमें छोटी से छोटी गलतियाँ ही वो प्रॉब्लम बिगाड़ देगी। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व करो, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो भी है, बड़े वाले प्रॉब्लम जो भी है, वो आपको सॉल्व करते ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट, अभी हमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 इक्वेशंस दिए हैं 4 ऑप्शंस में, और हमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं है। ये तो काफ़ी सिंपल सा है भाई, देखते ही समझ में आ जाएगा कि काइनेमेटिक इक्वेशंस आपको पता है 3 है, v इज इक्वल्स टू u प्लस et, तो दिस इज द काइनेमेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज द काइनेमेटिक इक्वेशन। s इक्वल्स टू vt प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज नॉट अ काइनेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, दिस इज ऑल्सो द काइनेमेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से इसमें तो सिंपल डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो s इक्वल्स टू vt प्लस हाफ at स्क्वायर इज नॉट द करेक्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। तो कुछ क्वेश्चंस आप इतने इजीली सॉल्व कर पाओगे कि देखते से ही पहचान में आ जाएगा आंसर क्या है। तो बचा हुआ जो टाइम है उसको हम लोग को यूटिलाइज करना है, जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है कि जब सर्कुलर मोशन बॉडी परफॉर्म कर रही है, तो इन दैट केस देयर इज अ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो, बट उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट रह जाएगा बट उसका डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाई द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द नॉन कांस्टेंट वेक्टर। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट के वो जो एक्सेलरेशन वेक्टर है इट इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 to 10। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 11 से लेकर 25 तक, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वाले इसका जो वीडियो का सेकंड पार्ट है उसमें कवर करेंगे। ओके, अगर आपके 10 में से कितने बराबर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में नए जो भी हमारा सेकंड पार्ट है इसी पेपर के रिगार्डिंग जो होगा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 का एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स गो एंड वी विल मीट इन दैट सेकंड पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच।